नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें लाते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। सबसे पहले मेहमानों से परिचय करवा दें। हमारे साथ विपिन मजूमदार हैं, गुवाहाटी से टेक्निकल एक्सपर्ट है bmazumdar.com के। अनुज गुप्ता हैं, वीपी कमोडिटी एंड करेंसी IIFL सिक्योरिटीज से, और रविंद्र राव हैं, वीपी हेड कमोडिटीज रिसर्च कोटक सिक्योरिटीज से। अब तीनों मेहमानों का स्वागत है, लेकिन सबसे पहले टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि कहां सबसे ज्यादा एक्शन आज देखने को मिल रहा है। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो जबरदस्त तेजी आज करीब 350 रुपए की मजबूती गोल्ड में दिख रही है। 54,300 रुपए के करीब पहुंच चुका है गोल्ड। चांदी 67,300 रुपए के पास, 800 रुपए से ज्यादा की तेजी यहां पे दिख रही है। ओपेक प्लस के फैसले के बाद क्रूड में तेजी दिख रही है, करीब 1.5% की मजबूती के साथ ब्रेंट क्रूड का भाव $86.50 के आसपास है। नेचुरल गैस में आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है, 480 रुपए के नीचे MCX पर आ गया है। 8% तक की तेज गिरावट यहां दिख रही है। कॉपर की बात करें तो इंडस्ट्रियल मांग का यहां पर फायदा है, 702 रुपए के ऊपर MCX पर कॉपर है। बाकी बेस मेटल्स में भी चीन से मांग बढ़ने की उम्मीद से तेजी दिख रही, चाहे वो जिंक हो, एल्युमिनियम हो, लेड हो। आधे से 1% की तेजी सभी काउंटर में देखने को आज मिल रही है। एग्री मार्केट की बात करें तो मेंथा ऑयल, जहां पर कम एक्सपोर्ट की खबर से कीमतों को सपोर्ट है, कम एक्सपोर्ट से अलग दबाव है। और एक दूसरी खबर यह भी है कि सिंथेटिक सप्लाई भी यहां पर मार्केट में ज्यादा है, तो काफी समय से, लंबे समय से एक दबाव में ट्रेड कर रहा है। मेंथा ऑयल की अगर बात करें तो आज 950 रुपए के नीचे MCX पर आ गया है। कॉटन की बात करें तो आज हल्की कमजोरी के साथ दिसंबर का वायदा ट्रेड कर रहा है 31,900 रुपए के नीचे। हल्दी में दायरे में कारोबार हो रहा है 7,200 रुपए के आसपास। जीरे में तेजी है 25,600 रुपए के करीब 2% तक की मजबूती यहां पर दिख रही है। धनिया यहां पर भी तेजी है, 9,900 रुपए के ऊपर है, 10,000 के बेहद करीब यहां पर कारोबार हो रहा है। चलिए, सबसे पहले लेकिन आज हम बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर जबरदस्त तेजी का रुख है। MCX पर अगर गोल्ड की बात करें तो 54,200 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है, और नवंबर से लेकर अब तक 3,500 रुपए से ज्यादा की तेजी आ चुकी है, और रिकॉर्ड से सिर्फ 3,000 रुपए दूर अब MCX पर सोना है। बीटूपन, क्या लग रहा है गोल्ड में जिस तरह की तेजी दिख रही है, क्या ये तेजी आपको लग रहा है रिकॉर्ड की तरफ जा सकता है गोल्ड? और एक ब्रॉडर आउटलुक क्या है आपका, और ट्रेंड क्या संकेत दे रहे हैं गोल्ड को लेकर फिलहाल? देखिए, गोल्ड में तो मैंने लास्ट वीक गोल्ड एंड सिल्वर में बताया था कि मैंने आपको एक चीज बताया था इवन इक्विटी मार्केट को लेके भी, कि यहाँ पे मैंने वो लोगों को एडवाइस किया था कि आपको लेके छोड़ दीजिए। जैसे कि मैंने लास्ट वीक बताया था 3-4 हजार सिल्वर में भी मिलेगा। और गोल्ड में जो अभी सिनेरियो है थोड़ा सा चेंज हो रहा है, जैसे कि पहले डाउनवर्ड ट्रेंड से मार्केट शिफ्ट हो रहा है, कॉमेक्स गोल्ड में या स्पॉट गोल्ड में देखेंगे तो वहां पे अभी $1800 के आसपास मार्केट चल रहा है, और थोड़ा सा मार्केट एक्सटेंडेड हो गया मूवमेंट, और यहाँ पे छोटा मोटा डिप्स हो सकता है, आ सकता है। लेकिन गोल्ड पर मुझे लग रहा है कि प्रोबेबली $1845 to $1850 जो लेवल है वहां तक गोल्ड पहुंच सकता है स्पॉट लेवल पे। अगर मैं MCX में बात करता हूं तो मुझे 55,500 तक मुझे गोल्ड हुआ दिख रहा है शॉर्ट टर्म में। और यहाँ पे फ्रेश पोजीशन लेना, देखिए अगर किसी का अगर होल्डिंग पोजीशन है, जिस तरह से मार्केट में मैंने बताया था कि कोई कंसोलिडेशन आता है वहां पे लेके चलिएगा, और किसी का होल्डिंग है तो दे कैन स्टिल होल्ड द पोजीशन अपना रख सकते हैं। और फ्रेश बाइंग यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेसिव होगा, लेकिन ऑब्वियसली बाय कर सकते हैं, कोई भी डीप आता है 54,000 ऐसा कुछ लेवल आता है तो बाय कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। और जो पोजिशनल है वो अपने होल्ड कीजिए, अगर पोजिशनल बाइंग होता है तो उनको थोड़ा रख सकते हैं 55,500 तक। इंट्राडे बाइंग का 54,000 के आसपास बाय कर सकते हैं, थोड़ा 2-250 नीचे ऊपर नीचे स्टॉपर्स रहेगा, और इंट्राडे टारगेट मेरे हिसाब से 54,450 to 54,500 रहेगा। तो ओवरऑल आप लोग अभी गोल्ड सिल्वर में मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ, लेकिन हाँ यूएस का जो CPI डेटा है दैट विल बी कमिंग दिस वीक, और वहां पे रीडिंग भी ऐसा है कि थोड़ा सॉफ्ट होने का एक्सपेक्टेशन है, 7.7 से 7.6 या 7.5 तक पहुंच सकता है। उससे ज्यादा भी सॉफ्ट आता है तो और थोड़ा अच्छा रहेगा पूरे मार्केट के लिए, गोल्ड सिल्वर के लिए, इवन इक्विटीज के लिए भी सही रहेगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ अभी इन्फ्लेशन जो ग्राफ है पूरे यूएस में भी या इंडिया में भी थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है, तो पॉजिटिव आउटलुक ही बन रहा है फिलहाल के लिए। जो कॉस्ट ऑफ फंड वाला जो प्रेशर था गोल्ड में अभी नहीं दिख रहा है, प्रॉब्ली गोल्ड इस बार लीड करेगा थोड़ा सा, तो बायर डिप्सी रखिएगा, यहाँ पे शॉर्टिंग ना बनना है। ओके, तो ये व्यू है गोल्ड को लेकर। आपका व्यू क्या बन रहा है गोल्ड को लेकर? ये जो तेजी है रविंद्र जी, क्या लग रहा है कहां तक गोल्ड जा सकता है इस तेजी में? गुड मॉर्निंग विष्णु जी। मेरे हिसाब से जो नवंबर का प्ले था अभी वो खत्म हो चुका है, क्योंकि नवंबर में हमने पूरा नवंबर मंथ जो है उसमें हमने जो फेड का डोमिनेंस था उसे देखा था, और उस वजह से ही हमने डॉलर इंडेक्स में एक फॉल देखा था, और कमोडिटीज स्पेशली गोल्ड सिल्वर में एक अच्छा खासा राइज आया है।
ये बेसिकली जो दिसंबर का मीटिंग है उसको लेके इसमें हमने मूव देखा था, क्योंकि दिसंबर में जो मीटिंग है उसमें एक्सपेक्टेशन ये है कि शायद 50 बेसिस पॉइंट हाइक होगा फेड की तरफ से। तो जो स्लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक है उसके चलते गोल्ड और सिल्वर दोनों को ही एक पुश मिला था। बट अभी हमें देखना पड़ेगा कि दिसंबर में क्या इवेंट्स है और दिसंबर कैसे प्ले करेगा। इट विल स्टार्ट विद द पीपीआई डेटा। ये हफ्ते में पीपीआई डेटा है, लास्ट वीक में नॉन फार्म पेरोल डेटा था, उसे हमें क्लोजली देखना पड़ेगा, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन था उससे बेटर आया है नॉन फार्म पेरोल डेटा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज बीन अनचेंज। उसके बावजूद भी हमने गोल्ड में एक राइज देखा है, हालांकि एक फॉल आया था लेकिन उसके बाद फिर से एक राइज देखा है, क्योंकि अगेन दिसंबर का जो मीटिंग है वो प्ले कर रहा है। लेकिन हमें अभी जो दिसंबर के बाद का, दैट इज जो फर्स्ट क्वार्टर 2023 है, उसमें फेड का क्या स्टांस रहेगा, आई थिंक नाउ दैट विल कम इन टू प्ले इनटू द मार्केट। तो उसके लिए जो पीपीआई डेटा है ये वीक में और नेक्स्ट वीक में इन्फ्लेशन सीपीआई डेटा है वो काफी क्रूशल रहेगा। अगर पीपीआई या सीपीआई में कोई भी बढ़त दिखा, एक्सपेक्टेड तो थोड़ा सा स्लोइंग डाउन का ही है, लेकिन अगर कोई सरप्राइज आया तो आई थिंक एक अच्छा खासा करेक्टिव मूव आ सकता है गोल्ड सिल्वर दोनों में ही। तो दैट विल बी वेरी वेरी क्रूशल। और उसके बाद एफओएमसी मीटिंग। तो आई थिंक ये जो अगला ये वीक और अगला वीक है, आई थिंक दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गोल्ड सिल्वर प्ले। अगर प्राइस एक्शन देखें तो प्राइस एक्शन के हिसाब से गोल्ड ने 252 डे मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइजेस आया है इन केस ऑफ कॉमिक गोल्ड। लेकिन इट हैज टू सस्टेन अबाउट 1825, जो कि एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का सेकंड रिएक्शन हाई है। तो अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो वी आर एक्सपेक्टिंग प्राइसेस माइट गो हायर टिल 1884, व्हिच वुड बी द नेक्स्ट टारगेट। लेकिन उसके ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है। और जो वे से अभी ये वीक और नेक्स्ट वीक में जो इवेंट्स है, आई थिंक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। और काफी ओवरस्ट्रेच हो चुका है अभी प्राइसेस। अगर एमसीएक्स में भी देखे तो 54,200 के आसपास चल रहा है। तो मेरे हिसाब से करेक्टिव डिप्स पे बाइंग करनी चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। और हो सकता है कि करेक्टिव मूव अच्छा खासा मिले नीचे में, तो वहां पे एक बार बाइंग किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से एक ब्रॉड रेंज रहेगा 1825 ऑन द हायर साइड और लोअर साइड में $1778 का। एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में अराउंड 54,300 400 से लेके 53,200 का एक ब्रॉड रेंज रहेगा। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो डिप टुवर्ड 53,900 54,000 एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अपसाइड वुड बी अराउंड 54,300 54,400 और सपोर्ट जो है वो 53,770 का है। उसके नीचे अगर जाता है तो आई माइट गो ऑन द बेरिश साइड और पॉसिबिलिटी है कि उसके नीचे 53,500 से 400 तक के लेवल दिख सकता है। तो आई थिंक जब तक 53,770 होल्ड है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बाय, बट फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव मैं थोड़ा वेट करूंगा इवेंट्स का। और मेरा जो व्यू है वो थोड़ा सा एक कंसोलिडेटिव व्यू होगा इन अ ब्रॉड रेंज। अनुज जी, आपका व्यू क्या बन रहा है गोल्ड और सिल्वर में, और क्या करना चाहिए, यहाँ पर क्या सलाह दे रहे हैं गोल्ड और सिल्वर को लेकर? विष्णु जी गुड मॉर्निंग। देखिए वीकली बेसिस पर एवरी वीक ये ऊपर की तरफ आता हुआ दिख रहा है। धीरे धीरे टेक्निकल चार्ट्स पे आप देखेंगे तो जो इसका ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ मूव होता हुआ दिखा है। मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आरएसआई भी पॉजिटिव है। तो टेक्निकल चार्ट्स जो इंडिकेट कर रहे हैं वो पॉजिटिव मोमेंटम प्ले कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो इस हफ्ते अब प्राइस 1805 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लास्ट वीक का हाई ब्रेक किया है और हर वीक का हाई ब्रेक करते हुए भी दिख रहा है। तो ट्रेंड जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव होता हुआ दिखा है। टेक्निकल चार्ट्स पे पॉजिटिव है। फंडामेंटल हम देख रहे हैं कि फेडरल बैंक का स्टेटमेंट, चाइना का लॉकडाउन पे थोड़ा सा जो रेस्ट्रिक्शंस है वो कम होती हुई दिखी हैं। तो फंडामेंटल भी सपोर्टिव और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट सपोर्टिव है। तो हमें लगता है कि गोल्ड और सिल्वर आपको आगे अपसाइड मोमेंटम में जाता हुआ दिखाई देगा। हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है गोल्ड में वीकली परस्पेक्टिव से करीबन 54,000 के आसपास एमसीएक्स फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में 53,750 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 54,500 तक हो सकता है। सिल्वर में करीबन 66,800 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं, 66,000 का स्टॉप लॉस लगाएं। इंट्राडे में टारगेट 67,800 तक देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्ट करें तो गोल्ड एक्सपेक्टेड है कि करीबन 1820 से लेकर $1825 और सिल्वर करीबन हम देखें तो 2380 से लेकर $24 तक के लेवल सिल्वर दिखा सकता है। तो गोल्ड सिल्वर का जो ट्रेंड है वो भी पॉजिटिव साइड में है। खरीदारी का ट्रेड इंट्राडे के लिए ले सकते हैं।
ओके, चलिए अब कच्चे तेल की बात कर लेते हैं, क्योंकि कच्चे तेल में भी काफ़ी एक्शन है। जिस तरह से कल ओपेक प्लस की बैठक थी, उन्होंने अक्टूबर में जो बैठक हुई थी उसमें जो 20 लाख बैरल रोजाना उत्पादन घटाने का जो फैसला हुआ था, उस पॉलिसी को आगे भी वो बरकरार रखेंगे। 2023 में भी उस पॉलिसी के साथ ही जाएंगे। लेकिन अब उनकी नज़र, ओपेक प्लस की नज़र अब इस बात को है कि G7 देशों की तरफ से जो प्राइस कैप लगाए गए हैं $60 प्रति बैरल का, उस प्राइस कैप का क्या असर होगा, वो असेसमेंट का टाइम इनको फरवरी तक मिल जाएगा। फरवरी में जब अगली बैठक होगी उसके बाद वो फिर डिसीजन लेंगे। रविंद्र जी, क्या लग रहा है कच्चे तेल पर इन खबरों का क्या असर होगा और किस तरफ क्रूड मार्केट जा सकता है आगे? हाँ, देखिए, कच्चे तेल में एक्सपेक्टेड था कि ओपेक प्लस का जो स्टांस है वो अनचेंज रहेगा, क्योंकि एक तो ब्रेंट क्रूड जो है वो सस्टेनेबली $80 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हाँ, अगर ये नीचे रहता, जो हमने लास्ट वीक में जो इनिशियल जो वीक के मंडे को हमने जो फॉल देखा था WTI में अराउंड 73 हाफ डॉलर्स का, अगर उसके पास रहता तो शायद ओपेक कुछ एग्रेसिव स्टेप्स लेता, लेकिन हमने एक अच्छी खासी रिकवरी देखी थी। तो एक्सपेक्टेशन यही था कि अगर प्राइसेस नीचे रहता है तो फिर ओपेक कुछ स्टेप लेगा, बट अगर प्राइसेस फिर से ऊपर आता है तो ओपेक माइट डू अ वेट एंड वॉच एंड सी कि रशिया का जो स्टांस है अगेंस्ट द प्राइस कैप वो क्या रहेगा। तो आई थिंक वो एज एक्सपेक्टेड आया, तो मार्केट में ज्यादा कोई मोमेंटम आया नहीं है उसके बाद। हालांकि क्रूड $80 के ऊपर ट्रेड कर रहा है इन केस ऑफ WTI। तो अभी मेरे ख्याल से जो ग्रुप का फोकस होगा वो रशिया के प्राइस कैप पे होगा, जैसे आपने राइटली बताया, जो $60 का कैप है। लेकिन कोई इम्पैक्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि रशिया ऑलरेडी इससे नीचे के लेवल पे डिस्काउंट में क्रूड बेच रहा है, और ब्रेंट क्रूड का भाव, और अगर हम प्राइस कैप का भी देखें तो इट इज जस्ट $20-25 का जो गैप है, और नॉर्मली वो गैप रहता है रशियन रूरल का अगर हम प्राइस देखें तो मेरे हिसाब से कोई मेजर इम्पैक्ट उसके वजह से नहीं आएगा। हाँ, लेकिन रशिया का अगर कोई भी रिटेलिएशन आता है अगेंस्ट द प्राइस कैप, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इंडिकेट किया कि जो भी नेशन प्राइस कैप करेगा उसे वो तेल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो वो आई थिंक दैट वेरी वेरी क्रूशियल, और अगर वो होता है तो मेरे हिसाब से क्रूड में एक आपको है। अदरवाइज आई थिंक $80 ऑन द अपसाइड और लोअर साइड $76 का एक बैंड रहेगा। एमसीएक्स की बात तो आई थिंक 6,750 से लेकर 6,000 का रेंज रहेगा, और फिर से 6,000 तक थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा, मतलब बाइंग करना चाहिए, और अपसाइड 700 तक देखिए। ओके, हमारे साथ एनर्जी एक्सपर्ट, जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जी भी है। नरेंद्र तनेजा जी, जिस तरह के ओपेक के फैसले हुए वो मार्केट के इनलाइन था, लेकिन G7 देशों की तरफ से जो प्राइस कैप लगाए जाएंगे, इसका क्या असर हो सकता है ग्लोबल पर्सपेक्टिव से? आप इसे कैसे डिकोड कर रहे हैं सर? देखिए, जो प्राइस कैप की बात हुई है और जिस तरह की रेंज की उन्होंने बात करी है, तो लगभग उसी कीमत पे रूसी तेल जो है वो विदेशों में, खासतौर से भारत में भी और चीन में जा रहा है। काफी देश रूस से खरीद रहे हैं, लेकिन जो बड़े आयातक हैं वो उनमें चीन है, भारत है और कुछ अन्य देश है। तो अगर वो प्राइस कैप होती है तो मुझे लगता है कि रूस के लिए बहुत ज्यादा परेशानी नहीं पैदा हो पाएगी। परेशानी जो पैदा होगी वो होगी कि उस तेल को के लिए जो टैंकर्स चाहिए होते हैं, समुद्री जहाज, वो ज्यादातर पश्चिम के होते हैं, तो उनके ऊपर जो है पाबंदी लग सकती है। दूसरा, जो इंश्योरेंस उनको कराना होता है उस पर पाबंदी लग सकती है और सख्ती हो सकती है, जिससे, और पेमेंट के बारे में तो मुद्दा बनता ही है। भारत में तो थोड़ा समाधान ढूंढा है, लेकिन वो एक मुद्दा रहेगा ही रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अन्य चीजें हैं, इंश्योरेंस है, शिपिंग है, यहाँ दिक्कतें ज्यादा पैदा हो जाएंगी, क्योंकि वो एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम होता है जिसका जो सॉफ्टवेयर है उसी के अंदर पश्चिम की तरफ से जो है वो अंकुश लगा दिया जाता है, और ट्रांजैक्शंस हो नहीं पाते, बीमा हो नहीं पाता, टैंकर मिल नहीं पाता। लेकिन उसका समाधान भी भारत ने ढूंढने का प्रयास किया है। जो मुंबई के अंदर इंडियन शिपिंग रजिस्टर है, उसने जो है वहां क्लासिफिकेशन हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है कुछ रूसी जहाजों का, जिससे कि, और दुबई के माध्यम से, दुबई में एक सब्सिडरी है रूसी कंपनी सोफकॉम प्लॉट की, तो उसके माध्यम से हो रहा है, जिससे कि उस रास्ते का भी कोई तोड़ निकाला जा सके, जिससे भारत में जो रूसी जहाज है वो आसानी से तेल को ला सके, या अन्य जो आते हैं वो आसानी से उसको ला सके। तो कोशिश पूरी है। रूस के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है, कोई रूस बहुत बड़ा जवाब तो दे ही नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत बड़े देश हैं जो मिल गए हैं, बड़ी अर्थव्यवस्था है, तमाम इंश्योरेंस कंपनी से लेकर बड़े बड़े टैंकर से लेकर के सब उन्हीं के, पश्चिम के नियंत्रण में ही है। तो बहुत ज्यादा रूस नहीं कर पाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि अगर
बात जो है $65 या 65 यूरो पे ही अटकती है और वो सैंक्शंस के में आ जाता है क्योंकि प्राइस कैप के जो है थोड़ा वो ऊपर है, तो फिर भारत की कंपनियां रूस जा सकती हैं और कह सकती हैं प्राइस को थोड़ा और कम करिए, तो थोड़ा कम दाम पे जो है वो दिया जा सके जिससे कि जो प्राइस कैप है उससे नीचे हो $1 या $2 कम। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई तोड़ उसका निकालेगा। भारत ने कूटनीतिक स्तर पर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है यूरोप को, G7 कंट्रीज को और अमेरिका को कि भारत के लिए रूसी तेल का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था की ये जरूरत है और आज हमारी अर्थव्यवस्था को अगर जो महंगा तेल लेना पड़ता है तो वो हमारे लिए मुश्किल होता है। जिस बात को पश्चिम के कुछ देश समझ रहे हैं, कुछ से भी बातचीत जारी है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय तब होगा जब बहुत ज्यादा जाड़ा पड़ता है और गैस की और डीजल की डिमांड यूरोप में बढ़ जाती है, या डीजल और गैस की सप्लाई के डिसरप्शन हो जाते हैं जिससे कीमतें बहुत ऊपर चली जाती हैं। $100 से ऊपर अगर तेल चला जाता है, $110 से ऊपर चला जाता है, डीजल जो है, खासतौर से डीजल जिसका प्रयोग जो है ईंधन पानी गर्म करने से लेकर के बिजली निर्माण तक होता है, उसकी कीमत अगर बढ़ जाती है तो दिक्कत तब हो जाएगी, क्योंकि प्राइस कैप जो है फिर रूस के लिए जो है सस्ता तेल बेचने में उनको ज्यादा परेशानी होगी। तो मुझे लगता है बहुत बड़ी चीजें हैं। अभी तक जाड़ा ठीक है, लेकिन अगर फरवरी के अंदर जो असली महीना होता है उसमें जाड़ा सख्त पड़ता है और उससे जो है कीमतें ऊपर जाने लगती हैं डीजल और प्राकृतिक गैस की और डिस्ट्रप्शंस भी होते हैं, तब जो है देखना होगा कि ये प्राइस कैप कितना लागू हो पाता है, कि रूस कैसे रिएक्ट करता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार क्या उसको देखता है, क्या भारत अन्य जगह से ज्यादा तेल मंगाना शुरू कर देता है, रूस से भी लेता है लेकिन और जगह से ज्यादा मंगाता है। ये सब सारी चीजें जिनके लिए भी हमें इंतजार करना पड़ेगा। इतना जरूर है कि ये जाड़ा जो है तेल के दृष्टिकोण से, डीजल के दृष्टिकोण से खास तौर से और प्राकृतिक गैस के दृष्टिकोण से बहुत ही दिलचस्प और खबरों में रहने वाला है। शुक्रिया तनेजा जी। यानी काफी इवेंटफुल महीने रहेंगे, आने वाले 2-3 महीने होंगे और काफी कुछ निर्भर करेगा कि किस तरह से सिनेरियो चेंज होता है ग्लोबली। शुक्रिया सर एक बार फिर से आपका। अनुज जी, अगर क्रूड इतना वॉलेटाइल रहेगा जैसा तनेजा जी कह भी रहे थे, तो क्या ऑप्शंस के जरिए कोई रणनीति है क्या आपके पास? विश्वनाथ जी बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है क्रूड का वो पॉजिटिव रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो लास्ट वीक भी हमने एक अच्छी रिकवरी देखी थी और जो ओपेक का डिसीजन है वो भी एक थोड़ा सपोर्टिव है और चाइना ओपन हुआ है तो डेफिनेटली उससे भी डिमांड को सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पर मैं करीबन 7,000 की कॉल ऑप्शन को बाय देना चाहूंगा। करीबन 7,000 की कॉल ऑप्शन 100 के आसपास चल रही है, उसको खरीदारी कर सकते हैं। 45 पे स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 170 180 तक हो सकता है, तो मुझे लगता है कि 7,000 की कॉल ऑप्शन खरीदारी कर सकते हैं। वहीं अगर फ्यूचर की बात करें तो करंट रेट से खरीदारी कर सकते हैं। 6440 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 7,400 तक देखने को मिल सकता है। जो टारगेट है 6,870 तक देखने को मिल सकता है क्रूड में। तो ट्रेंड क्रूड का पॉजिटिव है और हमें लगता है कि जल्दी ही यहाँ पर हम $90 तक के लेवल ब्रेंट में आते हुए देखेंगे। बिटपन, आपको भी लग रहा है कि ट्रेंड पॉजिटिव है, यहाँ पे कॉल ऑप्शंस खरीदना चाहिए, आप सहमत हैं? मेरा व्यू जो है, मैंने लास्ट वीक ही आपको बता दिया था कि मेरा व्यू थोड़ा क्रूडल में इतना बुलिश नहीं है। पहला बात तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि जो देखिए ये तो फैक्टर्स है, काफी तनेजा जी ने काफी इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स है आपको बता दिया था। क्रूडल में बहुत ज्यादा मैं बुलिश नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा रेंजिंग रहेगा। अपर रेंज मेरा $84-85 तक रहेगा, नीचे $75 तक हो सकता है। और जो रशियन जो क्रूड ऑयल है ऑलरेडी वो डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है, उनको कैपिंग से उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। और एक बात तो चल रहा है कि देखिए जो रियल एग्जैक्टली जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है यहाँ पे हो रहा है। एक्चुअली जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इकोनॉमिक स्लो डाउन है, तो वो एक्चुअली स्लो डाउन हो रहा है हर जगह पे। यूएस का इकोनॉमी भी थोड़ा सॉफ्टिंग है, जैसे कि नॉन फार्म पेरोल का भी डेटा बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, एक्सपेक्टेड थोड़ा बेटर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल अभी जो सॉफ्टनेस है वो थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट दूसरा से हाई को है, जिसका इम्पैक्ट अभी तक गया नहीं है मार्केट में। और जो सप्लाई वाले इश्यूज है काफी हद तक रिजॉल्व भी हुआ है, और प्राइस कैपिंग के साथ तो मुझे नहीं लग रहा कि बड़ा कोई तेजी होगा, लेकिन हाँ कोई भी बड़ा डिक्लाइन भी यहाँ पे नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा मार्केट, या अनुज ने बताया था उसके हिसाब से थोड़ा स्पाइक रह सकता है, अलग बात है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि क्रूड में थोड़ा सा रेंजिंग वाला कारोबार रहेगा, या कोई भी पुल बैक आता है तो मेरे हिसाब से सेलिंग ही बनेगा। यहाँ पे क्रूड में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया, M6 में बताता हूँ तो 6750 वाला जो लेवल है उसमें रेजिस्टेंस लिया है, और एक हेडन शोल्डर जैसा फॉर्मेशन भी ट्राई कर रहा है। 6520 का जो एक नेकलाइन सपोर्ट जैसा बन रहा है, अगर वो टूटता है तो थोड़ा स्लाइड हो जाएगा। तो इसी को मान के चल रहा हूँ मैं। 6600 वाला जो M6 का पुट है, मैं वो 240-30 के आसपास मैं प्रीफर कर रहा हूँ, उसी रेंज पे बाय कर लेना चाहिए। 170 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। आपका टारगेट में ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, 270 या 300 तक रख सकता है। तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड बहुत ज्यादा
ये नहीं है, थोड़ा सा स्लाइड आएगा। और फ्यूचर्स में भी मेरे हिसाब से 6750 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के रखिएगा। कोई भी मेरे हिसाब से थोड़ा सा शायद यहाँ पे 6450 6400 तक गोइंग फॉरवर्ड आज के हिसाब से पॉसिबल हो सकता है। चलिए, क्रूड के बाद बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। जिंक, एल्युमिनियम और कॉपर, यहाँ पर 1% से ज्यादा की तेजी दिख रही है तीनों ही काउंटर में। रविंद्र जी, कोई टॉपिक है क्या बेस मेटल्स में आज? कॉपर और एल्यूमिनियम। कॉपर में मुझे लगता है कि फिर से एक बार 711 तक के लेवल्स बहुत ही जल्द दिख सकता है, और जो उसका अल्टीमेट टारगेट है टुवर्ड 725 जो कि 252 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है, वो भी आ सकता है। तो डिप्स में बाई कीजिए। आज का जो लेवल है वो अराउंड 698 पे बाइंग जोन है, 691.50 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। और एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में आई थिंक एक इनवर्स एचएनएस ब्रेक है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये 229 से 233 तक जा सकता है फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। तो इसमें भी बाई करना चाहिए। कोई भी डिप आता है टुवर्ड्स 212 213, आई थिंक इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। इवन इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से आई थिंक 219 से 220 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। 219 का एक हर्डल है, उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर आई थिंक इट माइट स्ट्रेट मूव टू 229। तो कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों ही टॉपिक। कॉपर और एल्युमिनियम दो पिक है। कॉपर खरीदना है 698 पे खरीदे, 711 का टारगेट है, 691.5 पे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। बीरपन, आपकी टॉप पिक क्या है बेस मेटल्स में? देखिए, मेरा भी कॉपर बाइंग है, लेकिन जो मैंने लेवल लिया 702 वो नेक्स्ट कॉन्टेक्ट का दिया था। करंट एक्सपायरी का अगर देखते हैं तो कॉपर मेरे हिसाब से 697 98 का स्ट्रॉन्ग जो रविंद्र जी ने बताया था, मेरा भी वो प्रेफर रहेगा। 694 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा टारगेट 712 टू 715 रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। तो बाय दिस कॉपर और इवन एल्यूमिनियम आल्सो लुकिंग बेटर। तो आज के लिए मैं कॉपर बाय दिया। अनुज जी, आपको भी लग रहा है कि कॉपर खरीदना चाहिए? दो जानकारों ने तो कॉपर बाई के साथ इन लोगों का कन्विक्शन है। डेफिनेटली विश्वमोहन जी, जो ट्रेंड है बेस मेटल में वो कॉपर ने काफी हद तक लीड किया है, और कॉपर की तर्ज पर हमने देखा कि एल्युमिनियम के अंदर भी एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो कॉपर और एल्युमिनियम दोनों ही टॉपिक में रहेंगे। कॉपर में करीबन 697 में खरीदारी करें, 692 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 707 तक हो सकता है। वहीं एल्युमिनियम में करीबन 216 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं, 214 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 220 तक हो सकता है। तो एल्युमिनियम और कॉपर दो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम में जा सकते हैं। हालांकि जिंक और लेड दोनों के अंदर यहाँ पर भी मोमेंटम पॉजिटिव है, बट अगर हम कैटेगरी वाइज देखें, नंबर वन वाइज देखें, तो कॉपर एल्युमिनियम रहेगा, उसके बाद जिंक और लेड रहेगा, जो कि लीड को रैली कर सकते हैं। ओके, एग्री मार्केट में आज आपकी टॉप पिक क्या होगी अनुज जी? जीरा तो अच्छी तेजी दिखा रहा है, टर्मरिक में भी अब धीरे धीरे खरीदारी बढ़ रही है, क्या खरीदना चाहेंगे आज आप? देखिए, टर्मरिक के अंदर मेरे को लगता है कि मोमेंटम अच्छा देखने को मिल सकता है। पिछले हफ्ते थोड़ा कंसोलिडेट हुआ था, तो टर्मरिक में करीबन 7100 के आसपास खरीदारी करें, 6900 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 7400 तक हो सकता है। तो जिस तरीके से हमने इंटरनेशनल मार्केट में मोमेंटम देखा है और एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ पर बढ़ सकती है, चाइना ओपन हुआ है तो थोड़ा एक्सपोर्ट डिमांड भी यहाँ पर आ सकती है, तो उसके चलते हमें लगता है कि मसालों में टर्मरिक में खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। ओके, ग्वार को लेकर क्या व्यू है अनुज जी आपका? ग्वार में आज काफी गिरावट दिख रही है, 1.5-2% की गिरावट है यहाँ पर। देखिए, ग्वार अगर देखें तो 5800 के 83 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि एक सपोर्ट के आसपास है। लास्ट टाइम भी इसी लेवल से मूव हुआ था, तो 5850 के लेवल्स मिलते हैं तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। 5850 के आसपास खरीदारी करें, 5700 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 6050 और 6100 तक देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ग्वार सीट के अंदर भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। शुक्रिया अनुज जी आपका, बिटपन आपका और रविंद्र जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप